क्या आप पत्रकार बनना चाहते हो? क्यों? देश बदल दोगे? क्या आपको अब भी लगता है कि पत्रकारिता एक ऐसा आईना है जो सिर्फ सच दिखाती है? क्या आप ऐसे निडर और ईमानदार पत्रकार बनना चाहते हो जो देश, समाज, आपके आसपास की हर गंदगी, हर भ्रष्टाचार, हर गड़बड़ घोटाले को एक्सपोज कर सके? आप ऐसे टीवी एंकर बनना चाहते हो या आपके माँ बाप ये अपेक्षा करते कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक ऐसे टीवी एंकर्स बने जो देश के हर बड़े मुद्दे पर डिबेट करें, डिस्कशन करें, सवाल करें और हो सके तो बहुत ही न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल सकें? आप ऐसे टीवी रिपोर्टर बनना चाहते हो जो बहुत ही बेबाकी से अपने कैमरा क्रू के साथ जाती है, लोगों से बात करती है, सवाल करती है, उनके जवाब सुनते हैं और अपनी कहानी के जरिए आप सत्ताधारियों तक उनकी बातें पहुंचाते हैं, इस उम्मीद में कि आम आदमी की तकलीफ सत्ताधारी सुने और वो तकलीफ दूर कर सके। जी हाँ, तो उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी है, पहले वो सुन लें, आप समझ लें, विचार करें, उसके बाद सोचिएगा। पहला यह कि इस देश में इस वक्त पत्रकारिता सबसे घातक करियर में से एक है, यानी डेंजरस करियर में से एक है। वो इसलिए क्योंकि डेटा ये कहता है कि 1992 से लेके अब तक करीब 70 से 80 पत्रकार मर चुके हैं। करीब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1992 से लेके 64 का आंकड़ा है, लेकिन अब काफी डेटा बदल गया होगा तो नंबर बढ़ गए होंगे आपके। वहीं पिछले 5 सालों में एक और डेटा ये कहता है कि पिछले 5 सालों में 40 पत्रकार मर चुके हैं। और इंटरनेशनल जो डेटा है वो ये कहता है कि 2017 का डेटा है, वो ये कहता है कि 2017 में 78 जर्नलिस्ट वर किल्ड। आज 2020 है, 3 साल बाद, तो जाहिर सी बात है यह आंकड़ा तकरीबन 80 या 90 या 100 तक जा चुका होगा, जिसका भी फ्रेश डेटा नहीं आया है। उस 2017 में तकरीबन 326 जर्नलिस्ट वर इम्प्रिजन्ड, मतलब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको हिरासत में लिया गया था अलग अलग रीजंस के कारण। और यही इस वक्त देश में हो रहा है। हाल ही में हुआ है कि एक पत्रकार को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर घुसने का आरोप लगाकर, ट्रेसपासिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपने एक ऐसी पत्रकारिता देखी है जो शायद पत्रकारों को भी शर्म से गर्दन झुकाने में मजबूर कर दें। उन पत्रकारों के लिए भी जो कई दिनों तक, पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को कवर कर रहे हैं। जब भी बॉस कहते हैं कि भाई सुबह पहुंच जाते हैं, नाइट शिफ्ट करनी भाई हो जाएगा, आपको यहाँ चौकीदारी करनी है, कई घंटों तक हो जाएगा। मतलब तमाम जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो एक इंस्ट्रक्शंस पे पहुंच जाते हैं अपने कैमरा टीम के साथ, वो भी अभी शर्म से अपनी गर्दन झुकाए बैठे हैं। क्यों? रिया चक्रवर्ती को एनसीबी समन देती है, कहती है कि इस तारीख को आप पहुंच जाइए, आपसे सवाल जवाब करना है। रिया चक्रवर्ती पहुंच जाती है और जिस तरीके से मीडिया और कैमरा क्रूज और रिपोर्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं, वो पत्रकारिता के नाम पे शर्म की बात है। हाँ, ये गलती जरूर थी कि भाई एनसीबी ने जो गलती की थी कि एनसीबी को उस लोकेशन के जो जोन 1 के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि इस तादाद में पत्रकारों की टीम यहां आ चुकी है, इसलिए यहां बंदोबस्त कर दिया जाए, ताकि यहां रिया चक्रवर्ती आसानी से आ सके और उसे कोई टच ना करे और वो सीधा ऑफिस में आए हमारे सवाल जवाब में मदद करने के लिए। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन उस दिन पास नहीं हुआ था, ये बाद में पास हुआ जब जो सब कुछ हो चुका था। तो लेकिन जो पत्रकार रिया चक्रवर्ती पे टूट पड़े थे, क्या वो सही था? कैमरा, क्योंकि एक जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, कैमरा क्रूज का एक जुरिडिक्शन होता है, उनको एक दूर कर दिया जाता है। आपको सिर्फ शॉट्स लेने, दूर से शॉट्स ले सकते हो आप और रिपोर्टर्स को भी पता होता है कि रिया चक्रवर्ती आ रही, तो वो किसी से बात नहीं करेगी। वो वैसे भी उस सिचुएशन में है कि वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करेगी। तो भी आप ऐसे टूट पड़े हो ये सोचते हुए कि भी अब आपने बूम लगाया है, माइक लगाया है। ये तस्वीर बहुत ही शर्मसार करने वाली थी। उसके बाद ये पहली तस्वीर नहीं है, उसके बाद उसको फॉलो किया जाता है, घर तक फॉलो किया जाता है उसके, मतलब लिटरली उसको दौड़ना पड़ता है जैसे पीछे आतंकवादी लग गए हों। और फिर जब मौका मिलते हैं तो
आपने रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, उसके भाई शौविक के साथ सवाल जवाब करना कर दिया कि भाई ड्रग्स कहाँ से लाते हो, बैंक बैलेंस में तो पैसा क्यों है, हर बार ये नई नई गाड़ी में घूमते हो, क्यों घूमते हो। और ये तरीका होता है सवाल करने का, और तरीका तो भूल जाइए, लेकिन आप ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे कि उसको डांट रहे हो या फटकार रहे हो, या फिर लिटरली एक बहुत बहुत घिनौना तरीका से आप सवाल जवाब करने लगे हो आजकल। और वो करने वाला कौन है? देश का नंबर 1 चैनल और उनकी टीम। उसके बाद एक सिचुएशन आती है जब कंगना रनावत का घर टूटता है। वहां जितनी भी टीम थी टीवी चैनल्स की, सबने ये ठान लिया था कि शिवसेना विलन है, बीएमसी विलन है, और कंगना रनावत जो हीरोइन है और ये हीरोइन ही रहेगी। यानी हमें पत्रकारिता करनी है कंगना के फेवर में। क्यों टूट रहा है घर, क्यों तोड़ा जा रहा है, किसकी परमिशन से तोड़ा जा रहा है, क्यों क्यों तोड़ा। अरे आप ये तक भूल गए, आप किससे सवाल कर रहे हो? आप बीएमसी के अधिकारियों से कर रहे हो, डेमोलिशन टीम के वर्कर से कर रहे हो, या फिर आप जेसीबी के ड्राइवर से कर रहे हो जो जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, या फिर आप उस पोस्टमैन से कर रहे हो। यकीन कीजिए, आपने उस पोस्टमैन से सवाल कर लिया, वो भी एक आदमी ने नहीं, एक रिपोर्टर ने नहीं, 4-5 मिलकर घेर लिया उसको भाई कि भाई क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्या आपको ठीक लगा, क्यों तोड़ा। अरे भाई उसके यूनिफॉर्म में साफ दिख रहा है कि वो पोस्टमैन है। वो मतलब ये कहा गया। तो कई ऐसी तस्वीरें इस वक्त दिख रही है, ये हाल ही की तस्वीरें हैं, जिससे अब सवाल उठने लगे कि क्या पत्रकारिता ऐसे होती है, या ऐसे की जाती है, ऐसे करवाई जाती है। कि कई सालों पहले तक पत्रकारों से लोग डरते थे, उनकी इज्जत करते थे, बल्कि ये सोचते थे कि भाई पत्रकार कॉल कर रहा है, पत्रकार सामने खड़ा है, तो जितना हो सके सच बता दिया जाए। लेकिन अब जब पत्रकार किसी के दरवाजे पे पहुंचता है और जिस तरीके से सवाल करता है, गलती से सामने वाले की भी नहीं है, पत्रकार की भी है, जिस तरीके से सवाल करता है, उसके बाद उसको कैमरे पे उसकी पिटाई होती है, और उसको मां बहन की गालियां देके उसको बाहर निकाला जाता है। वो इसलिए क्योंकि बिना परमिशन के पत्रकार उसके दरवाजे पे पहुंच गया, और एक बार जब उसको कह दिया कि भाई मुझे बात नहीं करनी है, फिर भी बार बार खटखटाया जा रहा है। गुस्से में आके उसने उसकी पिटाई भी कर दी। चलो ये भी हो गया। लेकिन न्यूज चैनल को इतना अच्छा लगा कि मेरे रिपोर्टर की पिटाई भी हो गई है, मां बहन की गाली खा भी रहा है, उसको आपने लाइव दिखा दिया। आपने उन शब्दों को म्यूट तक नहीं किया कि मां की गाली दे रहा है या बहन की गाली दे रहा है, उसको म्यूट तक नहीं किया आपने। लाइव देश सुन रहा है, हमारे रिपोर्टर गाली खा रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आया है वो, और वो उसकी दिलेरी देखिए कि वो उसके दरवाजे पहुंच गया है। किसके? क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट्स का बाप था। माफ कीजिएगा, ड्रग सिंडिकेशन में जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, उसके पिताजी थे वो। इसलिए सवाल करने का तो हक बनता ही है, और सवाल का जवाब भी उन्हें देना चाहिए कि भाई आपका बेटा क्यों गिरफ्तार हुआ। सही है। लेकिन बाप ने जब कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे बात नहीं करनी, फिर भी आप उनके पीछे पड़े हो। और लेकिन हद तो देखिए कि चैनल भी ने भी दिखा दिया कि आपको पता है कि इस देश में हजारों पत्रकार इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। पिछले 2-3 सालों में इस देश में जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और खासतौर पर न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, जो करोड़ों रुपए का पूरा सालाना टर्नओवर होता है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज आते हैं, उन्होंने ये हाल बताकर कि भाई रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं या बहुत ही सिचुएशन टाइट है, जिसको लेकर हजारों पत्रकारों को बेरोजगार कर दिया है, निकाल दिया है। इस वक्त पत्रकार काफी हद तक बेरोजगार हैं, या फिर अगर जो कर रहे हैं पत्रकारिता किसी कंपनी, किसी चैनल्स के लिए, किसी न्यूज़पेपर्स के लिए, वह अपनी आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं। बाकी की सैलरी कब मिलेगी भगवान जाने। और जो नहीं कर रहे हैं पत्रकारिता, तो वो अपने घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, या फिर वो कुछ अपना खुद का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो बड़ी संस्थाएं हैं जिनका जो अच्छे ब्रांड्स में जाने जाते हैं। मतलब यानी एक तरफ मर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, जो बचे हुए हैं उनको आधी सैलरी मिल रही है, और जो बचे हुए हैं उनकी मजबूरी ये है कि उनको जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं।
यानी अगर आपका दिल गवारा नहीं कर रहे हैं कि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी मजबूरी है, तो आपको करना होगा, क्योंकि जीना है, सरवाइव करना है, फैमिली के लिए सैलरी लानी है, और साथ साथ में अपने आप को यह कहना है कि मैं अभी भी पत्रकार हूं। चाहे आपको इससे गर्व हो रहा हो या इससे शर्म महसूस हो रही हो, लेकिन पत्रकारिता करनी पड़ रही है। एक दौर ऐसा था कि जब वॉर जोन्स में, आप इराक में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, अफगानिस्तान में जाइए, या कहीं भी ऐसे बॉर्डर एरियाज में जाइए जहां आपको वॉर जोन में जाके अपनी रिपोर्टिंग करनी होती थी, और वहां ऐसी सिचुएशन कई बार बन आती हैं कि जहां आपकी आपकी जान खतरे में होती है, और वहां हमेशा डर होता है कि आपकी जान चली जाएगी। और वही अधिकतर डेटा उसी चीज का होता है कि इतने जर्नलिस्ट मर गए हैं, या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, या उनको डिटेन कर लिया गया है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कहती है कि जर्नलिस्ट वर सफरिंग ड्यू टू इंजरीज फ्रॉम लैंड माइन्स, कार बॉम्ब्स, हेलीकॉप्टर क्रैशेस, बीचन बाय गैंग्स, किडनैप्ड बाय टेररिस्ट, जेल्ड बाय रिप्रेसिव गवर्नमेंट। ये एक दौर हुआ करता था, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये चल रहा है कि खासतौर पर वॉर जोन एरिया में। अब सिचुएशन बदल गई है। पिछले कुछ सालों में पत्रकारी का हाल इतना बेहाल हो चुका है कि अब वो अपने ही जगह पर जहां वो पत्रकारी कर रही है, लोकल सिटीज में, लोकल स्टेट्स में, या फिर वहीं वो परेशान है। उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको खुल के पत्रकारिता नहीं करने दी जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल रिपोर्ट ये भी कहती है, जर्नलिस्ट आर नॉट सेफ बिसाइड वॉर जोन्स। जर्नलिस्ट आर फेसिंग अ होल न्यू सेट ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, फ्रॉम रिलेंटलेस हैरेसमेंट टू मास अरेस्ट टू असैसिनेशन। ये हाल है पत्रकारों का। तो अगर आपको ये लग रहा है कि पत्रकारिता बड़ी सेफ करियर है, तो आप खुद सोचिए कि ये डेटा क्या कह रहा है। और अहम जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो ये दोनों जगह पे आप ध्यान दीजिएगा। ये यूएस की रिपोर्ट है जिसमें ये कह रहे हैं कि इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। यूएस मीडिया वाज एंजॉयिंग द मोस्ट रोबस्ट प्रोटेक्शन टिल फ्यू years, but no more by Trump. Trump hatred for the media. आपको याद होगा, अगर आप सारे डेटास को उठा लीजिए, सारे वीडियो, सारी स्टोरीज को आप उठा के देख लीजिए, ट्रम्प को पत्रकारों से सख्त एलर्जी है। वो कुछ भी बयान देते हैं, मतलब अपनी सारी नफरत निकाल देते हैं पत्रकारों पे, और ये बहुत ही बुरी परिस्थिति पैदा कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसलिए खुल के पत्रकारिता वहां भी नहीं हो रही है। तो अब हम अपने देश में आए, भारत में। यहाँ इस तरह की बयानबाजी नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं, या फिर उनके जो नीचे के जो नेता है वो नहीं करते हैं, लेकिन पत्रकारिता भारत में सप्रेस कर दी गई है। आप खुल के यहाँ पत्रकारिता नहीं कर सकते हो। आप खुल के सत्ताधारियों पे उंगली उठा के सवाल नहीं कर सकते हो कि भैया आप ये गलत कर रहे हो। आप उन्हें एक्सपोज नहीं कर सकते हो। एक्सपोज अगर करने की कोशिश करोगे तो उससे पहले ही सत्ताधारियों या फिर गवर्नमेंट की तरफ के जो अधिकारी है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको कॉल करेंगे, आपकी स्टोरी को रोकने की कोशिश करेंगे, लीगल नोटिस की धमकी देंगे, और तमाम वो काम करेंगे जिससे आप वो कहानी आप लोगों तक ना पहुंचा सके। चैनल्स के प्रमोटर्स, न्यूज़पेपर्स के प्रमोटर्स को कॉल करना शुरू कर देंगे कि भाई आपके फलाना फलाना रिपोर्टर ने ये स्टोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे ये सवाल कर रहे हैं, तो आप इसे रोक लीजिए। और प्रमोटर्स हमारे जो न्यूज़ चैनल्स के जो ओनर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो कितने ईमानदार हैं या कितने आजकल कितने निडर है, ये हम सब जानते हैं। और तो वो नीचे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वो तमाम जितने जो रिपोर्टर्स होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनको उनसे सवाल करना शुरू कर देते हैं, आपके सोर्सेज क्या हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, क्रेडिबिलिटी कितनी सही है। और फाइनली ये होता है कि आप, अच्छा इसका आपके पास काउंटर स्टेटमेंट आ गया आपका, आपने जिनके ऊपर सवाल उठाए क्या उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया? अगर नहीं आए तो फिर आप फाइल मत कीजिए। मतलब एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि फाइनल के आपकी स्टोरी को कील कर दिया जाता है, और ये होता है कि भी सत्ताधारियों की भी बात रह गई और आपने भी सत्ताधारियों को कह दिया हाँ हमने स्टोरी फाइल नहीं की है। तो ये एक सिचुएशन बन चुकी है। तो अगर आप कहें तो पिछले कुछ सालों में पत्रकारिता पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, या फिर धीरे धीरे खत्म करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है और इसका खामियाजा क्या है? ये पत्रकारों के लिए खामियाजा तो है ही है, क्योंकि वो नौकरी गंवा रहे हैं, मर रहे हैं, उनका बैकअप कुछ नहीं है,
लेकिन एट द सेम टाइम आप देश की जनता से कई अहम मुद्दों पर उनकी सच्चाइयां छुपा रहे हैं। मतलब देश तक वो सच्चाइयां पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकारों को ही दबा रहे हैं। अधिकतर जो जितने भी न्यूज चैनल्स और या फिर जो संस्थाएं होती हैं जो रिपोर्टर को कह देती कि जाओ अच्छी एक्सक्लूसिव स्टोरी ले आओ, तो क्या उनके पास उनका बैकअप प्लान होता है? हमने पत्रकारिता काफ़ी की है, हमें भी पता है कि जब 26/11 का अटैक होता था, या उससे पहले जब बॉम्ब ब्लास्ट का सिचुएशन, बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद की जो सिचुएशन होती थी, या फिर कहीं दलितों की तरफ से पत्थरबाजी होती थी, जहां पुलिस और जो लोकल गुट होता है उनके उनके बीच में आमना सामना होता है, तो उसके बीच में जो पत्रकार और कैमरा क्रूज और फोटोग्राफर्स जो पिस जाते हैं कवरेज के नाम पर, और जब उनकी पिटाई होती है, तब बैकअप प्लान क्या होता है? किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी का चेहरा सूज जाता है, तो तब क्या होता है? न्यूज चैनल्स के पास वो बजट, आप ये सवाल उठता है कि क्या इन न्यूज चैनल्स के पास वो बजट है? क्या उनके पास इंश्योरेंस का भी बजट होता है हर एक एम्प्लॉय के लिए? अगर यदि आपके किसी भी न्यूज चैनल जहां भी आप काम करते हो, यदि उनके पास आपके लिए इंश्योरेंस के लिए कोई अमाउंट नहीं है, तो आप उनसे सवाल कीजिएगा क्यों नहीं है। दूसरी बात यह कि आखिर कौन करवा रहा है ये? आपके जो चैनल्स के जितने भी ओनर्स हैं या प्रमोटर्स हैं या एडिटर्स हैं, जो इस वक्त एंकरिंग कम और ड्रामा ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ चैनल्स तो है, रिपब्लिक तो खास तौर पे दिख ही रहा है, जो वैसे भी सुर्खियों में हेडलाइंस में है, अर्नब गोस्वामी, जहां वो खुल के ड्रग्स मांग रहे हैं, और जिसमें एक रैपर उस पर एक पूरा म्यूजिक एल्बम जैसा बना दिया है कि भाई मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। तो ये किस हद तक पत्रकारी जा रही है, ये आप सोचिए। उसी चैनल्स के अंदर जितने भी ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, वो ऐसे रिपोर्टर्स हैं या फिर ऐसे एंकर्स हैं जो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। क्या एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो चुका है कि जहां इन इंस्टीट्यूट्स में, जितने भी जो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां एक टॉपिक होता है कि जहां जो जितना ज्यादा चिल्ला के बोलेगा, जो जितना बदतमीजी से बोलेगा, गाली गलौज से बोलेगा, या फिर जो भी स्लैंग वर्ड्स यूज करके बोलेगा, वो टॉप रैंकर होगा, और उसे फिर रिपब्लिक और बड़े बड़े नेशनल चैनल्स में उसको उनको उनको ले लिया जाएगा इंटर्न्स के तौर पर या जूनियर रिपोर्टर्स के तौर पर। अगर ये शुरू हो चुका है, तो फिर आप खुद सोचिए कि हमारी पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है। क्योंकि हमेशा हमें सिखाया गया है, क्योंकि मुझे इस पत्रकारी फील्ड में तकरीबन 24 साल हो चुके हैं, कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंने काम किया हूँ, 15 साल इन्वेस्टिगेशन किया हूँ, एक्सक्लूसिव स्टोरीज का भंडार है, लेकिन शालीनता हमेशा बरकरार रखी है। जहां भी ग्राउंड सिचुएशन आती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने भी की है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत ही काम कूल रहना पड़ता है। जहां सही सवाल करना होता है वहीं सवाल किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जाता है। आजकल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करना ही बंद हो गया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने का मौका भी नहीं दिया जाता है। तो आपने पत्रकारिता ऑलरेडी किल हो चुकी है। ये एक और फैक्टर है, मैं एक और फैक्टर में उठाना चाहूंगा, किस तरह की ब्रीड्स, यानी किस तरह के पत्रकार अब निकल रहे हैं मैदान में। जिन पत्रकारों को 20-30 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो वो उनको पता है कि कैसे खबरें आती हैं और कितना बहुत ही मैच्योर तरीके से पत्रकारिता करते हैं। लेकिन जिन्हें 2-3-4 साल या 5 साल इस फील्ड में हुए हैं, वो अब एक्साइटमेंट के साथ आते हैं और पूरी मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन और जो प्रोटोकॉल होता है पूरे पत्रकारिता की, उसको तोड़ते हुए, लक्ष्मण रेखा जो हमें सिखाई गई थी उसको पार करते हुए वो अपनी पत्रकारिता करते हैं। अगर अपशब्द भी कहना हो सवालों में, तो वो भी कह देते हैं। चिल्लाना तो उनके लिए अभी बहुत ही आम सी बात हो गई है। जितना ज़्यादा चिल्लाओगे उतना आपका बॉस खुश होगा, टीआरपी आएगी और वो फिर उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन ये जो नई ट्रेंड जो आ रही है, ये कितनी घातक है पत्रकारिता के लिए। बल्कि अब तो ऐसे ऐसे भी पत्रकार आने लगे हैं इंडस्ट्री में, जो खुल के कह देते कि सर, एग्जाम्पल दूंगा कि दिल्ली राइट्स में जब हमने कहा था कुछ को कि जाके जाके फटाफट जाइए, आप लोकेशन पे जाइए, दिल्ली में राइट्स हो रहे हैं, आप उन सेंसिटिव इलाकों में जाके कवरेज करो कीजिए कि जहां फैमिली के साथ क्या हो रहा है, पीड़ितों के साथ क्या हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। साफ कह दिया गया था, नहीं, हम नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, कि हमारी भी फैमिली है। हमें कुछ हो गया तो आप क्या करोगे, हमें कुछ हो गया तो कंपनी क्या करेगी? सही सवाल है, कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, तो क्या करूंगा? मुझे तो ये नहीं पता कि भाई उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज है या नहीं है, तो कितनी है।
ये सब हम नहीं सोचते थे पहले। हम सीधा टूट पड़ते थे, भाई भाई जहां बम ब्लास्ट हो रहा है तो बम की तरफ भागते थे, जहां गोलियां चल रही है हम गोली की तरफ जाते थे, जहां अजमल अजमल कसाब ने गोलियां चलाई हम 3 दिन 4 दिन लगातार हम बिना खाए पिए सोए हमने कवरेज किया। हमें अपने मौत का डर नहीं था, क्योंकि पत्रकारों को मौत का डर नहीं होता है। पत्रकार वो होता है जहां मौत से लड़ता है। वो आम आदमी घर भागता है, पत्रकार सीधा बम की तरफ भागता है। ये पत्रकारों को सिखाया जाता है, लेकिन अब एक नई ब्रीड आ गई है। तो ये क्या ये सही है? ये मुद्दा हो गया। उसके अलावा हमारे जो एंकर्स है, जो जोकर बन चुके हैं, जो ड्रामेबाज बन चुके हैं। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे हमारी फैमिली रिपब्लिक चैनल को ज़्यादा देखना पसंद करती है। बोला क्यों? वहाँ तो ज़्यादा न्यूज़ आजकल जिस तरह से दिखाई जाती है आपको पसंद है? हाँ सर, सब चिल्लाते हैं, सब एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फैमिली देखती है कि क्या क्या हो रहा है। मतलब आप कलर्स है या जी का है या स्टार प्लस है, जो भी एंटरटेनमेंट के चैनल्स हो देखना बंद करते हैं। आपको सिर्फ न्यूज़ चैनल ही देखना जरूरी है, क्योंकि वहां सब कुछ मिलेगा। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, जो विद्या बालन ने अपनी फिल्म में कही थी बात। तो ये पत्रकारिता इस वक्त देश में हो रही है। सरकार रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल है रिस्पॉन्सिबल। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार किस तरह से सप्रेस करने की कोशिश कर रही है पत्रकारिता को, और जिस तरीके से वो चाहती है जो उनके बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, अहम मुद्दों को दबाए और फालतू मुद्दों को उठाए, और फालतू मुद्दों को पूरे दिन कवरेज देते रहें। ये पूरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम होता है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म पूरी तरह किल हो चुका है इस देश में। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अब ये सोचता है कि भाई किसका इन्वेस्टिगेशन करो। भाई आपका बॉस आपके सत्ताधारी को इन्वेस्टिगेशन करने देगा नहीं। भैया एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बहुत कुछ उनके पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, काफ़ी कुछ है। यानी बच्चे आपके ऑपोजिशन पार्टीज, आप ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ स्टोरी आइडियाज ढूंढना शुरू कर देते हो, या बहुत ही सॉफ्ट टारगेट्स होते हो उन पे आप स्टोरीज करते हो। एसआईटी नाम का जो पूरी टीम होती है, सबसे पहले कुछ जगह पे तो एसआईटी टीम नहीं है। एसआईटी टीम में अगर लोग भी हैं तो वो उनको सोचना पड़ता है भी किस पे इन्वेस्टिगेशन करें, क्या स्टोरीज निकाल के आए। तो इस देश में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑलमोस्ट मर चुके हैं। उनको इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिया जा रहा है। जो करते भी हैं तो उनको फिर दबाया जाता है, उनके सोर्सेस पूछे जाते हैं, और सोर्सेस जब बता दिया जाता है तो सत्ताधारियों को सोर्सेस बता दिए जाते हैं कि ये फलाने नाम ने इस बंदे को, हमारे बंदे को ये इंफॉर्मेशन दी है। यानी उसकी भी नौकरी गई और आपकी भी नौकरी गई। तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन है? तो ये हाल इस वक्त देश में हो चुका है कि आप नॉर्मल रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हो अपने, या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हो, और फिर क्या कर रहे हो आप? बहुत अहम मुद्दे हैं जिससे पत्रकार हर दिन शर्म से छाती उसकी झुकती जा रही है, कंधे उसके झुकते जा रहे हैं कि क्या करें। उनको अभी अभी सोचने पड़ रहा है कि भाई पत्रकारिता करूं या कुछ और करियर अभी ऑप्ट कर लूं। लोग अभी पब्लिक रिलेशन या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में की दिशा में मुड़ रहे हैं। तो ये आप सोचिएगा, ये तमाम जो बातें हैं जो आपसे मैं कह रहा हूं कि पत्रकारिता इस देश में गिरती जा रही है। लोग मर रहे हैं, पत्रकार मर रहे हैं, उनकी जॉब्स जा रही है, उनको बहुत ही बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा है, क्योंकि उनकी मजबूरी कि उनको जीना है, सरवाइव करना है, फैमिली के लिए सैलरी लानी है, फैमिली को चलाना है। और खासतौर पर जो जूनियर रिपोर्टर्स और जूनियर लेवल पे या मिड लेवल के लोग होते हैं, उनकी मजबूरी ज़्यादा होती है, क्योंकि सैलरी कम होती है और काफ़ी डिपेंडेबल होते हैं। और जिनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, एडिटर्स लेवल के होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, जिनके स्टेक्स होते हैं, वो तो पूरा अभी ड्रामेबाज बन चुके हैं और अपने हिसाब से वो पूरा मैनिपुलेट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब आखिर में यही कहूँगा, पूछूंगा आपसे एक बार फिर से वही सवाल, क्या अब भी आप पत्रकारी करना चाहते हो? क्या अब भी आप एक बेहतर, निडर, ईमानदार पत्रकार बनना चाहते हो? यदि हाँ, वेलकम इन द हेल। यदि ना, तो सोचिए, कई ऐसे करियर है जहां आप रिस्पेक्ट पा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, परिवार को सुरक्षित रख सकते हो और खुद सुरक्षित रह सकते हो। शुक्रिया।